गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मैं कुछ माँ के बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, जो आज से मैं कम से कम जब मैं शुरुआत में दिखाने के लिए गई थी उस टाइम में कुछ निदान किया मैंने, और वो ही निकला है। क्योंकि शुरुआत में जब माँ के दस्त लगा था उसमें खून आया था। तो खून क्या होता है कि जैसे एक आंत की प्रॉब्लम होती है, बड़ी आंत की प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है बड़ी आंत की जिसमें खून नहीं आता, लेकिन सूजन होती है, इन्फेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसके व्यक्ति हैं और नित्य क्रम का जो बायोलॉजिकल क्रम है उसका छूट जाता है। मतलब वो क्या है कि अनियमित दिनचर्या हो जाती है उसकी, उसका खान पान अनियमित हो जाता है, टाइम पर न खाना, भूखे पेट रहना, कब्ज रहना है तो कब्ज का इलाज न करना, और विशेष तौर से मतलब अपनी दिनचर्या, अपने खाने पे प्रॉब्लम, खाने पे ध्यान नहीं देना होता है। और विशेष तौर से ये भी होता है कि जैसे जिसके कब्ज रहती है तो उसका वो रोज़ाना मतलब अपना फ्रेश नहीं होता, इससे उसके बढ़ने के चांस रहते हैं। उसका निवृत्ति का समय निश्चित नहीं होता, कभी 1 दिन से, कभी 2 दिन से, कभी 5 दिन से, कभी सुबह, कभी शाम, इस प्रकार से अनियमित उसका रहता है। इससे मतलब वो संतुष्ट नहीं होता। और जैसे मतलब ये बीड़ी, सिगरेट, चाय वगैरह ये पीते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन चीज़ों पे। इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या है, आंत में मांसपेशी का संकुचन है वो अच्छा नहीं होता, संक्रमण है वो बढ़ जाता है और तनाव बढ़ता है। विशेष तौर से इसमें तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक लिक्विड कम लेना, ठोस पदार्थ लेना, सूखा रूखा खाना, इसका महत्वपूर्ण कारण होता है। और इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस पर भी ठोस भोजन लेना, ठोस भोजन उसके जल्दी से नहीं पचता है, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बासी भोजन बहुत ही खतरनाक होता है इसके लिए, तो कभी भी रात का खाना इस प्रकार से सूखी रूखी रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जूस पर रखना चाहिए, फ्रूट और जूस, ताकि उसकी जो आंत है उस पर वज़न नहीं पड़े। और मैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसके बारे में कहती हूँ, लेकिन माँ के मुझे लगता है कि मतलब खून जब आता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, वो जो भी ये भी बड़ी आंत की प्रॉब्लम होती है, खून उसमें आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें खून नहीं आता है, लेकिन लगभग इन दोनों के लक्षण हैं वो एक जैसे ही होते हैं। इसमें फिर देखें तो लक्षण इसमें हो जाता है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है, मलाशय में रक्तस्राव आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट दर्द होता है, कब्ज हो जाता है, गैस, दस्त में गैस आती है, कब्ज आती है, भूख नहीं लगना और आंतों में दर्द होना, इस प्रकार की ये प्रॉब्लम इसमें होना शुरू हो जाती है। इसको विशेष तौर से इसमें देना चाहिए, जैसे मतलब एक तो रेशेदार भोजन देना चाहिए। रेशेदार भोजन जैसे ये फाइबर युक्त जो भोजन है वो डॉक्टर से पूछ लेना आप, जो भी है। जो मतलब मीठा तो जैसे शुगर में दे नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल तो फ्रूट्स का जैसे हम करते हैं, जैसे कीवी वगैरह है और अनार वगैरह हैं, और बाकी ये अपनी लौकी है। लौकी के लिए तो मैंने पहले ही 12 महीने पहले ही माँ को कहा था कि मतलब लो आप लौकी का प्रयोग करो, लेकिन लौकी का प्रयोग ऐसे नहीं बचेगा नहीं, क्योंकि माँ काट करके ऐसे ही खाती है। ऐसे काट के खाने से नहीं, इसको उबाल करके, थोड़ा सा उबाल करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, तो हमारी रसोई में जो एक तो जो सफ़ेद नमक आता है वो, एक मैदा और एक चीनी, ये मतलब जहर होते हैं, तो इसको छोड़ दो। चीनी की जगह गुड़ खाओ।
और जैसे माँ को तो नहीं देना है क्योंकि माँ अभी जैसे अपना इससे प्रॉब्लम है शुगर की, इसलिए तो उसमें लौकी में थोड़ी सी उबाल करके ग्राइंड करके मिक्सी में, और उसमें सेंधा नमक डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, और ये पुदीना जो ठंडा रहता है, अब पुदीना खूब आ रखा है तो उसको डाल करके उसका जूस दिन में 3-4 बार खिलाओ। फ्रूट और जूस पर रखो। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब गरीब लोग हैं वो भी, मतलब क्या है कि जब आदमी को बचाना होता है तो रखना होता है। थोड़े दिन के लिए रखोगे या तो अगले नहीं रखोगे तो अगले घर चली जाएगी, या फिर ज़्यादा बीमारी होगी तो एडमिट रखोगे तो मतलब ज़्यादा पैसे वैसे भी लगेंगे। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक बार एलोपैथिक पर आप रख सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है आयुर्वेदिक और जो अपने जो जैसे साटा वगैरह है, गिलोय वगैरह है, ये इन चीज़ों का, और अपनी लौकी है, इस प्रकार से इस चीज़ों का प्रयोग करके हम इसको अजवारा, विशेष तौर से ज्वारे, जो गेहूँ के ज्वारे बहुत काम करते हैं इसमें, तो इन चीज़ों का प्रयोग करो। मैंने कभी से कहा था माँ को, लेकिन ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर इसको बचाना है तो। और गेहूँ और चना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इस स्थिति में। पानी अधिक पिलाएं, और जौ का दलिया खिलाएं, बहुत ही अच्छा रहता है जौ ला करके, और जौ का दलिया बना करके वो खिलाएं, और पपीता खिलाएं। हाँ, थोड़ा मीठा ज़रूर है पपीता, लेकिन पपीता वैसे ठीक होता है पाचन और इसके लिए। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा पपीता इसमें हल्का रहेगा, तो इसे थोड़ा खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी डॉक्टर से पूछ लेना, आप कंसल्ट कर लेना, सब चीज़ों का कंसल्ट कर लेना। और छाछ अधिक दें। रात को दूध दे सकते हैं। रात को दूध क्या है कि इसमें दूध है, जब हम देते हैं तो ये जो आमाशय में जा कर के जब हमारे यहाँ पचता है तो उसमें रेनिन नामक पदार्थ मिलता है, इसमें एंजाइम मिलता है जो वो दूध को दही बनाता है, तो एसिडिक होता है वो, तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो दूध कम से कम दें, और उसमें पानी डाल करके, और रात को थोड़ा बहुत नॉर्मल दे सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा बचें ही दूध से। और इसके अंदर जैसे ये मैंने आपको बताए हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो मतलब है ये एक बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो मिलती जुलती ही दोनों, ये बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें जैसे ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें रक्त नहीं आता है। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो इसकी आंत की, बड़ी आंत की जो प्रॉब्लम है, इसमें ब्लड आता है लेटरिन के साथ। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, माँ के ब्लड आता है कई बार, हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार लेटरिन में आता है, और वो बताती भी नहीं होगी। इससे पूछना है कि कैसे कैसे कब आ रहा है, कैसे आ रहा है लेटरिन, कैसे आ रहा है तेरा। तो इसके बारे में पूछे मैंने तो पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि आता है कभी कभी। तो ये बहुत ही संघर्ष की स्थिति है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि घाव जब कोई भी चीज़ में होता है, जैसे मेरे भी होता है, बारिश का पानी है, जो पानी मेरे सूट नहीं करता है, तो इससे मेरे घाव हो जाते हैं, मुझे तुरंत महसूस हो जाता है, मेरे दस्त लगना शुरू हो जाते हैं, पाचन कमज़ोर हो जाता है, और छोटी छोटी गांठें की या फिर किसकी बनती हैं, वो गांठें बन जाती हैं पेट में, तो बहुत ही समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं इसको शायद बारीकी से, आपसे ज़्यादा बारीकी से समझ पाती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो आंत की, बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। इसमें अगर ब्लड जब आता है तो ये 5-6 या सप्ताह से अगर लगातार बना रहता है तो, और अतिरिक्त जब आता है शरीर के अंदर, तो ये बहुत ही परेशानी की बात है, और इससे परेशानी बढ़ भी सकती है। तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब भी यही है, ध्यान रखने योग्य बिंदु यही है कि गैस न बनने दें, ऐसा दें, जैसे लौकी वगैरह है, फ्रूट वगैरह है, ये दें,
ताकि इससे ये जल्दी पच जाएंगे। और रोटी कम से कम देने का प्रयास करें। दलिया, जौ का दलिया दे सकते हैं आप, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, हल्का होता है। गेहूँ चना है वो भारी होता है थोड़ा, हालांकि गेहूँ हल्की होती है लेकिन इसमें गेहूँ मना किया गया है। जौ का दलिया, जौ की रोटी ज़्यादा अच्छी बताई गई है। शुद्ध और सात्विक भोजन दें और तनाव बिल्कुल न करें। तनाव से बिल्कुल वंचित रहते हैं, सारे दिन भर उसको खुश रखें। और आसन तो ये कर नहीं सकते, नहीं तो आसन अगर करें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड सब प्रकार के आसन, जैसे फॉरवर्ड कर सकती है लेकिन बैकवर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे जब करेगी तो हाथों पे असर पड़ेगा। इससे हर्निया की इस प्रकार की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे बचना है। बाकी मतलब पवन मुक्तासन है, सेतुबंधासन है, व्याघ्रासन है, वज्रासन, इस प्रकार से ये मतलब कर सकते हैं, लेकिन माँ नहीं कर सकती। कब्ज रहता है तो शंख, लघु शंख प्रक्षालन आप दे सकते हैं। और अगर कब्ज रहती है तो आप एनिमा का प्रयोग भी करवा सकते हैं। ये आयुर्वेद के जो औषधालय हैं उसमें बखूबी मिल जाता है, क्योंकि आंतें साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ये अपना जो बोलते हैं इसे शीतली और शीतकारी, जो ऐसे करके ऊपर में से ठंडी ठंडी हवा जाती है और वो शरीर को अंदर शीतलता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के जो प्राणायाम है वो करने चाहिए। और एक होती है जैसे जीभ को बाहर निकाल करके हम श्वास भरें, इस जीभ से श्वास भरें और फिर नाक से बाहर निकाल दें। दाई नाक को बंद कर लें, बाई नाक से निकाल दें। इस प्रकार से ये करें तो इससे ठंडक पैदा होगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई, तो इसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया था, यहाँ जैसे बाई नाक से सांस लिया, दाई नाक से निकाल दिया, दाई नाक से श्वास लिया, बाई नाक से। और अस्थमा की प्रॉब्लम है इसलिए इसको सांस को ज़्यादा रोकना नहीं है, लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया, ऐसे करना है। ज़्यादा हाइपरटेंशन, अस्थमा और एलर्जी इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उसको सांस को रोकना नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में कम आएगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बारीकी से महसूस किया है। क्योंकि ये चीज़ें जब होती हैं तो आदमी के बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो जाती है। तो इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे मैं आपको पाचन के बारे में बताती हूँ कि पाचन में क्या क्या होता है। जैसे पाचन है हमारी कई अंगों का जो एक समूह है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है। कई चीज़ों का समूह होता है जिसे हम सिस्टम कहते हैं। इसका काम होता है, बड़े जो हम भोजन लेते हैं, बड़े बड़े पदार्थ जब हम भोजन के टुकड़े लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े पचा करके और लार के माध्यम से, जैसे हमारे इसमें पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। यहाँ से एंजाइम छूटते हैं। उस भोजन में जब जल्दी जितना पचाएंगे वो उतना उसके अंदर जाएगा और वो मतलब दांतों से खूब चबा करके 32 बार चबा करके उसको अंदर भेजें, ताकि आंतों पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़े। और फिर क्या है कि इसमें मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, तो ये साधारण व्यक्ति ही नहीं पचा पाता। साधारण व्यक्ति के भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्यों मतलब नींद से आने लग जाती है। जब खाना नहीं पचता है तो दिक्कत महसूस होती है। और ये लार जो हमारे शरीर भोजन के साथ मिलकर के जाती हैं, ये पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा मिलती है उससे, क्योंकि मतलब जो ऊर्जा मिलती है वो ही हमारे शरीर में पहुंचती है। और अगर माँ को जैसे मतलब ये खाना खाएगी, गरिष्ठ खाएगी, तो ये आंत में प्रॉब्लम है तो पचेगी नहीं और उसका रस बनेगा नहीं। इंसुलिन, वैसे भी शुगर बन रही है तो इंसुलिन नहीं बनता है, तो वो दिक्कत महसूस होती, बनता है तो वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत ही खतरे की बात है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे देखें तो हमारा भोजन, शुरुआत में जब हम भोजन निगलते हैं दांतों में, उसको कुचलते हैं, कुचलने के बाद में उसमें लार मिलते हैं,
दिन में व्यक्ति के 1.5 लीटर लार बनती है, जो लार जाती रहती है, इससे भोजन पचता रहता है। हमारी आहार नाल की लंबाई है वो 32 फीट होती है, 9 मीटर होती है। इसमें जैसे पहले भोजन जाता है, जैसे मुंह में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर गुद्दा में जाता है। तो जब जाकर के आमाशय, छोटी आंत से बाद में जब भोजन जाता है, अब तो ये बड़ी आंत में है तो छोटी आंत में भी मतलब धीरे धीरे वो इन्फेक्शन फैल जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। और हमारा भोजन ज़्यादातर क्या है कि छोटी आंत में पचता है सारा भोजन, तो इसको ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मतलब इसको पचाएंगे तो इसमें हर प्रकार के जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही पचा सकता है, बाकी ठोस भोजन को नहीं पचा सकता। इसलिए लिक्विड और फ्रूट्स इसको बहुत ज़रूरी है देना। तो मुख गुहा में जैसे मतलब ओरल कैविटी, बकल कैविटी है जो मुख गुहा है, इसमें जब भोजन हम डालते हैं तो लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं जो 1.5 लीटर लार छोड़ती हैं। पेराटिड ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार की लार होती हैं जहाँ इसमें लाइसोजाइम एक प्रकार का कीटाणु, लाइसोजाइम एक लार है जो हमारे मुख में ही निकलती है, हमारी यहाँ से निकलती है, जो वो कीटाणुओं को मार देती है। हर जगह व्यक्ति की कोई जैसे शुगर की पेशेंट है या फिर आंतों में प्रॉब्लम हो गई है और फिर धीरे धीरे सब अंगों में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो ये लार नहीं छूटती है, ये लाइसोजाइम नहीं छूटता है। जो बच्चों में बहुत ज़्यादा छूटता है तो बच्चों की लार टपकती रहती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो उसके थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये इसी का कारण है। लेकिन ये कीटाणुनाशक जो लाइसोजाइम है ये मतलब कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। एक टाइलिन होता है, एक डाइस्टेज होता है जो स्टार्च को पचाता है, वो खतरनाक स्टार्च होता है जो मंड बोलते हैं, जिसे चोकर बोलते हैं। और वैसे चोकर हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जिसकी प्रॉब्लम होती है उसके चोकर से पचाने में दिक्कत हो सकती है। फिर आता है म्यूलिन, एक जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो यहाँ हमारे 4 प्रकार की चीज़ें निकलती है, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज और म्यूलिन। तो ये चीज़ें हैं कि ज़्यादातर भोजन को पचाने में सहायक हो जाती हैं, उसको वो लबलबाब बना देती हैं। फिर ये मतलब आइसोफेगस है जो मतलब जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, इसके माध्यम से भोजन है वो हमारे जो इसकी लंबाई है वो शायद इसको पूरा ध्यान नहीं है मेरे, लेकिन शायद 25 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, इसके लगभग है। इसकी लंबाई होती है। उसमें क्या है कि भोजन को ढकेला जाता है, भोजन जा कर के और वहाँ मतलब क्या है कि अपना उस टाइम भोजन है वो बोलस कहा जाता है, और वो जा कर के हमारे आमाशय में गिरता है। तो हमारे आमाशय में जब भोजन गिरता है तो वहाँ जा कर के क्या होता है कि मतलब आमाशय के अंदर और भोजन है वो 4 घंटे तक रहता है, और वहाँ भोजन मतलब पचता है। और वहाँ क्या है कि भोजन जैसे ठोस भोजन जाएगा तो HCl एक मतलब खतरनाक है जो वो बोलते हैं, उसे एक रसायन निकलता है। तो वो है जो मतलब ये भोजन को क्या है कि टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, और वहाँ जो कीटाणु अगर जाता है तो पहले तो लार से, गले वाली लार से मर जाता है कोई कीटाणु, और फिर जाता है। तो जैसे कोरोना में हुआ था कि बोले कोरोना में अगर गरम पानी पियो और फिर वो पानी पी करके वो क्या है कि वो कोरोना में पिएंगे तो वो क्या है, यहाँ जो ये क्या है वो कीटाणु है कोरोना का, तो पेट में चले जाए तो वहाँ एसिड निकलता है HCl, तो उससे मर जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ मर जाता है क्योंकि वहाँ एसिड निकलता है। वो एसिड भोजन को टुकड़ों में बांटता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, वो मतलब ये भोजन को मतलब पचने योग्य बना देता है। और यहाँ आमाशय में जाकर के वो 3 भागों में, जैसे आमाशय 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो कार्डियक होता है जो ऊपर का भाग होता है, दूसरा फंडिक होता है, तीसरा फाइलोरिक होता है। तो कार्डियक है उसमें जो HCl निकलता है और वो जीवाणुनाशक होता है और भोजन को तोड़ता है। और फंडिक होता है वो क्या होता है, उसमें रुचियाँ होती हैं, रुचि जैसे कील की जैसी आकृतियाँ होती हैं, और वो जैसे मतलब भोजन जब शरीर में नहीं जाता तो इस प्रकार से वो खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए खाली पेट कभी भी नहीं
चाहे कितना भी खाएं, थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। भूखे रहने पर वहाँ चूहे से दौड़ने लग जाते हैं, वो रुचियाँ खड़ी हो जाती हैं, वेल्ली बोलते हैं उसे, तो कांटेनुमी होती हैं। फिर पाइलोरिक होता है, आमाशय का जो तीसरा भाग होता है, लास्ट का भाग, वहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो मतलब भोजन को पचाने में सहायक होता है। और वहाँ गैस्ट्रिक जूस, 2 प्रकार के जूस निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन तो निकलता है तो वो दूध को दही बना देता है, इसका मतलब वो एसिड बनाता है। इस उम्र में क्या है कि दूध नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छाछ लेनी चाहिए, ताकि वो रेनिन कम से कम निकले और भोजन जल्दी पच जाए। तो क्योंकि रेनिन तो दूध जब पिएंगे तो वो रेनिन उसे पचाना पड़ेगा, रेनिन निकालना पड़ेगा। और जब शरीर ख़त्म हो जाता है तो ये हार्मोन्स भी नहीं निकलते, ये एंजाइम से नहीं निकलते हैं। और पेप्सिन एक जैसे मतलब एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो यहाँ क्या है कि प्रोटीन है वो थोड़ा बहुत ही यहाँ पच जाता है। उसके बाद में जैसे हम जैसे है ना भोजन जैसे कभी नहीं पचता है तो वो मैग्नीशियम का दूध देते हैं, जैसे इनो बोलते हैं, वो भोजन को पचाता है, उसमें मतलब वो मैग्नीशियम होता है, वो जल्दी पचा देता है। तो और ऐसे उसकी जैसे आमाशय की जो दीवारें हैं उसमें मतलब वो क्षारीय होती हैं, तो वो भोजन को उनकी दीवारों को इसलिए उसको असर नहीं होता क्योंकि वो भोजन को जल्दी से वहाँ मतलब जब वो एसिड आता है तो वो बनता है तो वो उस एसिड को क्षारीय बना देता है, क्योंकि इसकी दीवारों में ऐसा एंजाइम्स हार्मोन निकालते हैं तो मतलब वो उसे क्षारीय बना देते हैं। तो इसको बनाने के बाद में जब क्या है कि भोजन क्या है कि धीरे धीरे वो वहाँ से मतलब डूडोनम हो जाता है। डूडोनम इंग्लिश में जैसे डूडोनम कहते हैं और हिंदी में उसे गृहिणी कहते हैं। तो उस गृहिणी में जाता है, गृहिणी के बाद में छोटी आंत उसे ये कहती है कि मैं एसिड बढ़ा ये भोजन है मैं नहीं पचाता और इसमें मतलब इसको क्षारीय बनाओ तब जा कर के मैं इसे पचाऊंगी। तो फिर क्या है कि लीवर होती है वो क्या है कि मतलब पिता से पित्त छोड़ती है, जिससे कि वो भोजन है क्षारीय बन जाता है। और इधर पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इससे क्या है कि वो भोजन है वो उसको दोनों तरफ से वो मिलता है। और उसको एक्टिवेट कौन करता है? लीवर से तो सिक्रेटिन हार्मोन है और ये इधर पेंक्रियाज से मतलब कोलेस्टेटाइन है, ऐसा सब नाम है, देखो मेरा अभी याद नहीं आ रहा। आगे जब कोलेसिस्टोकाइनिन, हाँ कोलेसिस्टोकाइनिन है वो, तो वो उसे दोनों को जैसे पेंक्रियाज को कोलेसिस्टोकाइनिन है वो मतलब सक्रिय करता है और सिक्रेटिन है हार्मोन है वो मतलब इसको लीवर को सक्रिय करता है ताकि वो पित्ताशय से पित्त छोड़े और वो इंसुलिन छोड़े और वो पेंक्रियाटिक जूस छोड़े। वो छोड़ने के बाद उसके गृहिणी में जाकर के वो जूस मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि छोटी आंत तब बोलती है कि हाँ चलूँगी। तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो भोजन जाने के बाद में वहाँ क्या होता है छोटी आंत में जाकर के अग्नाशय रस जो भोजन को पूरी तरह से पचाने में सहायक होता है। जैसे मुंह में पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, पेट में पाचन हुआ प्रोटीन का, और फिर अग्नाशय में ये है जो पूर्ण रूप से ये छोड़ेंगे तो वहाँ ये जो अग्नाशय जो रस छोड़ेगा वो ये अपनी लीवर रस छोड़ेगी। इससे क्या है कि वो बड़ी छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से इसका पाचन होगा। तो अग्नाशय जिसमें जहाँ वो ये ग्रंथि है वो पूर्ण रूप से पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। जो अग्नाशय पूर्ण पाचक रस छोड़ता है जिसे बोलते हैं लेट बोलते हैं, जिसमें एल जिसमें लाइपेज छोड़ता है जो मतलब फैट को पचाता है, और ई से LAT लेट मतलब एल से लाइपेज, ए से इमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। तो लाइपेज बचाएगा फैट को, इमाइलेज पचाएगा स्टार्च और मंड को, और ट्रिप्सिन पचाएगा प्रोटीन को। तो प्रोटीन को हमारे आमाशय में
प्रोटीन से पेप्टोन में चेंज हो गया, पेप्टोन से अब पेप्टोन से पेप्टाइड में हमारी जो ये अग्नाशय है ये पचाएगा, ये इसको प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा। तो ये है यहाँ आकर के मतलब पूर्ण रूप से इसमें पचने में आ जाता है भोजन। फिर ये पचने तीनों जो एंजाइम है उसको है क्या क्या छोड़ता है रंध्रास्त्र पूरी छोटी आंत में जा कर के, ये सब उसे भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में सहायक होते हैं। जो खाना थोड़ा बहुत रहा है नहीं पचा है वो उसको क्षारीय बना करके इसे पचाने में सहायक होता है। लीवर का जो पित्त है वो उसको पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लीवर के पास में एक पित्ताशय होता है, वहाँ पित्त इकट्ठा होता है और इसका pH मान है वो 8 होता है, इसलिए वो क्षारीय होता है। और ये वसा का इमल्सिफिकेशन भी करता है। ये अपना एंजाइम न होकर के भी भोजन का पाचन करता है, पित्ताशय से जो पित्त निकलता है। उसके बाद में क्या होता है कि मतलब यहाँ से पच करके, जैसे छोटी आंत में कई भाग होते हैं, जैसे एक तो होता है डुडेनम तो जो ग्रहणी होती है, और एक इलियम होता है जिसमें भोजन का फैलाव होता है, और एक होता है इसके नीचे तीसरा भाग जिसे हम नाम याद नहीं आ रहा मेरा, जेजुनम तो फैलाव करता है। ड्यूडेनम भोजन में छोटी आंत में भोजन आता है, और जेजुनम में फैलाव होता है, इलियम में फिर पूरा पाचन हो जाता है। वहाँ क्या होता है कि छोटी आंत में और ये अपना क्या बोलते हैं इसे, इरेप्सिन में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को और जिसे पेप्टाइड में चेंज किया था जो अग्नाशय में, और जो अब छोटी आंत में आकर के वो इरेप्सिन जो एंजाइम निकलता है वो एंजाइम है, इसको मतलब एक पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, और फिर वो पचने के काबिल हो जाता है और भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। और एक छोटी आंत से मतलब कई हार्मोन्स और भी निकलते हैं, जैसे माल्टोज है, ये एंजाइम निकलते हैं। जैसे माल्टेज है वो माल्टोज में पचाता है, माल्टोज को बनाता है, माल्टोज में चेंज करता है। सुक्रेज है वो सुक्रोज में चेंज करता है, लेक्टोज है वो लेक्टोज में चेंज करता है, और फिर ये सभी मिल करके इसका जो छोटी आंत में निकलने के बाद में जो ये इन एंजाइम को सक्कस इंटेगस कहते हैं। और इसमें क्या है कि भोजन है वो पूर्ण रूप से पच जाता है, और फिर क्या छोटी आंत से क्या है कि फिर वो भोजन है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में मतलब सिर्फ इतना ही बचता है कि मतलब उसका पानी का अवशोषण होता है, और पानी का अवशोषण वहाँ नहीं होता है। बड़ी आंत में अगर प्रॉब्लम हो गई, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ भोजन है तो अवशोषित पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं होगा। और छोटी आंत में अगर वो बड़ी आंत से छोटी आंत में पहुँच गया तो वहाँ को भोजन पूर्ण रूप से नहीं पचेगा, और या फिर कब्ज हो जाएगी, वहाँ पड़ा भोजन सड़ेगा, और या फिर जैसे मतलब पानी का अवशोषण नहीं होगा भोजन में से, तो इसमें ये मतलब तुरंत है भोजन है वो अपचा आएगा, और या फिर उसमें प्रॉब्लम है तो वहाँ से खून वगैरह पानी वगैरह ये आएंगे। तो
इस प्रकार से ये बहुत सी कुछ चीज़ें और भी पीछे रह गई, जैसे मतलब ये अपना लीवर है, इसमें फैट जमा हो जाता है तो लीवर काम नहीं करती, पिता से नहीं छोड़ती, और भी बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं जो रह गई, जो मतलब आगे जा कर के इस डॉक्टर में, लेकिन बहुत कुछ आ चुका है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखते हुए जो मेरा वीडियो देखेंगे, तो विशेष तौर से माँ का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो वहाँ उसके पास हैं, तो इन चीज़ों को गौर करें और उसके अनुसार काम करें, तो माँ मैं कहती हूँ 100% ठीक हो जाएगी। एक बार 5-7 दिन आप रखें हॉस्पिटलाइज, और उसके बाद में, और हॉस्पिटलाइज है उस टाइम भी आप इसी प्रकार का जूस वगैरह, जैसे लौकी का जूस है, पुदीने का रस है, नींबू का रस है, वो इसके अंदर डॉक्टर की सलाह से उसको आप दे सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जाने वैसे मतलब क्या देना क्या नहीं दे, वो तो अपना आप देंगे, लेकिन उसके बाद में इसका मतलब बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होगा। ये नहीं है कि रात की रोटी खा लेगी, वो टुकड़ा खा लेगी, पेट में गिर लेगी, वो पच जाएंगे, नहीं पचेंगे। साधारण व्यक्ति के नहीं पचते तो उसके बेचारी का क्या मतलब है जो वो पच जाएगा। तो ये इस प्रकार से मतलब ये जाकर के भोजन है वो क्या है कि कायल बन जाता है लास्ट में। जैसे आमाशय से जैसे भोजन निकलता है, तो जैसे पहले भोजन नली में बनता है तो बोलस होता है, फिर उसमें कायम होता है, उसके बाद में कायल बन जाता है उसका भोजन का। और फिर वहाँ जा कर के जैसे मतलब अगर वह बड़ी आँत में जब प्रॉब्लम है तो वो कैसे निकल पाएगी, मतलब वो भोजन में अगर जब पचता नहीं है तो वो पानी सा हो आएगा। और इसके भी बड़ी आँत के भी बहुत भाग हैं, ऐसे नहीं है। जैसे इसका जल का अवशोषण होता है, छोटा निचला हिस्सा उसका सीकम होता है, और अपेंडिक्स भी होता है इसके नीचे, और बड़ी आँत में के भाग भी उसमें होते हैं जो कोलोन बोलते हैं, जैसे असेंडिंग कोलन। जैसे शुरुआत में जब हम भोजन नली में जाता है तो असेंडिंग कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन, फिर रेक्टम बोलते हैं, जैसे मलाशय बोलते हैं, उसमें भोजन चला जाता है। और जैसे अपने ये बिलिरुबिन जो अपने लीवर में मिलता है, जो भोजन को लेट्रिन को पीला बनाता है, तो ये हार्मोन से जो एंजाइम जो शरीर में निकलते हैं वो उसमें निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं निकलते हैं तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो प्रोटीन को पचाना बहुत कठिन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में 3 जगह बचती है। आमाशय में पेप्सिन से पेप्टोन में चेंज होती है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से, पेप्टोन से पेप्टाइड में चेंज होती है, और छोटी आंत में पेप्टाइड से एमिनो एसिड में चेंज होती है, जो इरेप्सिन हार्मोन एंजाइम निकलता है उससे। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा पाचन हुआ भोजन का। तो ये इसमें क्या है कि शुरुआत में इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर है एसिमिलेशन होता है, जैसे ऊर्जा का स्वांगीकरण होता है, फिर डिफ्यूजन मतलब त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी होता है। अगर हम इस चीज़ों का हमें ध्यान नहीं है तो हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब इसको एक बारीकियों का चीज़ का ध्यान हो, तब जाकर के ये इलाज होता है। तो मैं मानती हूँ कि आज मेरी माँ के पास वीडियो फ़ोन भी नहीं है, नरेंद्र के पास, मेरे भाई के पास फ़ोन है, मेरा आदमी है वहाँ, उनके पास फ़ोन है। तो ये इसको वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको पूरा उसके पास रहें जब तक, और घर पे जाएं तो उसकी पूरा इलाज करें, पूरा मतलब हल्का भोजन दें, जो कि रोटी या दलिया खिलाएं। इसका मतलब परहेज करना पड़ेगा, नहीं अब माँ से हाथ धो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये सुन रहे हैं तो आप इसका मैं समझती हूँ अच्छे से समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।